सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आंध्र प्रदेश में बड़ा उलटफेर, रुझानों में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी। 15 सीटों पर टीडीपी आगे, वाईएसआरसीपी 5 सीटों पर आगे, बीजेपी 3 सीटों पर आगे। 15 सीटों पर टीडीपी आगे, विधानसभा में 120 सीटों पर टीडीपी आगे, विधानसभा में वाईएसआरसीपी 22 सीटों पर आगे, विधानसभा में जेएनपी 17 सीटों पर आगे, विधानसभा में बीजेपी 7 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर, और इसी बीच केरल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केरल के रुझानों में कांग्रेस बनी बड़ी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर केरल से आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। केरल के रुझानों में कांग्रेस बनी बड़ी पार्टी। केरल में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे, बीजेपी का केरल में खुला खाता। केरल में बीजेपी 2 सीटों पर आगे। केरल के रुझानों में कांग्रेस बनी बड़ी पार्टी। केरल में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे, बीजेपी का केरल में खुला खाता। केरल में बीजेपी 2 सीटों पर आगे। आपको बता दें कि केरल के रुझानों में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का केरल में खाता खुल चुका है। केरल में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है। और लगातार स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए, केरल से इस वक्त की बड़ी खबर आई है, तो पीयूष जी सवाल वही है कि जिस प्रकार से केरल के रुझान सामने आ रहे हैं, केरल में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, इससे बड़ी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां 2 सीटों पे आगे चल रही है जी। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही जो है अल्टरनेटली जो है वहां पे स्कोर करते हैं और उनका गढ़ माना जाता है। और वहाँ पे जो है कि दक्षिणपंथी ताकतों का उस तरह से प्रभाव बिल्कुल नगण्य वहाँ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2 राज्य जो तमिलनाडु और केरल दोनों में काफ़ी कोशिश करी है और काफ़ी मेहनत करी वहाँ पे। पीयूष जी, इस मामले पे आपको रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं दक्षिणपंथी पार्टियों का कोई रुख नहीं रहा है, लेकिन अगर केरल की बात की जाए तो कांग्रेस को भी एक तरीके से दक्षिणपंथी सोच से ग्रसित माना जाता है, अभी तक माना जाता रहा है। अभी इस चुनाव में अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उसमें से 13 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, और यूडीएफ एलडीएफ की बात कर रहे थे, वो कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा है। बीजेपी भी 2 सीटें पा रही है, पोलराइज करने की कोशिश करती है। और धर्म का प्रभाव हमने देखा केरल में नहीं होता रहा है कभी भी। धर्म के आधार पे चीजें लोग सोचते नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे जो है तमिलनाडु में हमने देखा धर्म के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाने की कोशिश करी, जिसमें अगर उनको सीट मिल जाती है तो वो सफलता भी। जिस तरह से उन्होंने तमिलनाडु के ब्राह्मणों को लाए यहाँ पे, आपको याद होगा पुराने पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने वो जो सेंगोल की स्थापना करी, मंत्रोच्चार किए, सब तमिलनाडु के सारे जो है ब्राह्मण आए और उनके विद्वान आए, वहाँ के जो संस्कृत के विद्वान वो सब आए, उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ उसको स्थापित किया। बनारस में उन्होंने खासकर भारतीय जनता पार्टी ने एक समागम वहाँ पे जो है कि ऑर्गेनाइज किया था। तो पीयूष पंत जी, जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने सनातन, देखिए प्रसून जी, इसी बीच हमारे साथ राजू मौर्य आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ JRK राव पूर्व IAS कर्नाटका से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं और उनका भी स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी प्रसून जी। जी, JRK राव साहब एक्स IAS ऑफिसर हैं और स्मार्ट गवर्नेंस का भी काम देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राव साहब। आंध्रा की स्थिति देखी जाए तो चंद्रबाबू नायडू फिर से कमबैक करते दिख रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? जेल में जाने से सहानुभूति प्राप्त हुई या कोई और कारण रहा? JRK राव साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? एक बार हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पीयूष पंत जी, यही सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू का कमबैक जो दिख रहा है आपको, उसके क्या कारण मानेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि देखिए वो वहाँ पे देखिए ये राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां ही हमेशा हावी रही हैं। और हमने देखा था कि टीडीपी पहले भी जब वहाँ पे एक क्षेत्र उसका राज रहा करता था, जब NTR थे वहाँ पे, उसके बाद जब चंद्रबाबू नायडू बने जिन्होंने बहुत सा काम किया IT सेक्टर में, आज जो तेलंगाना का हिस्सा वो हो गया, हिस्से में आ गया है, उसको एक जो IT सिटी बसाने में जो है चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन तो विकास की उसको तो नकार चुकी थी जनता। इसलिए नकार गई क्योंकि भ्रष्टाचार से पूरा ग्रसित था उनका शासन।
देखिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता है और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ताज्जुब होता है कि हर सरकारें भ्रष्टाचार में डूबती हैं, जनता उनको उखाड़ फेंकती है, दूसरी आती है फिर वो भ्रष्टाचार करती है, फिर उनको निकालने में भ्रष्टाचार मुद्दा बन जाता है और जनता बदल देती है। यही हुआ, वायएसआर एक उम्मीद लेके आए थे टीडीपी के खिलाफ और उसके बाद वो उनका शासन चला, दूसरे शासन में फिर दूसरे बार के बाद इतना भ्रष्टाचार में आकन डूबी रही वो सरकार कि जनता एकदम ऊब चुकी थी उनसे। इसीलिए उन्होंने टीडीपी को जो है कि एक भारी बहुमत से जिताया और देखिए जेल का जाना भी एक पॉजिटिव रहा। और यही देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जो उनके खिलाफ थी, एक टाइम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, उसको लगा कि नहीं, हवा जो है वो टीडीपी के पक्ष में है और फिर भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट में जो है एक अलायंस किया टीडीपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ, और उनका स्वागत किया और उसका फायदा भी उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए इसी बीच हमारे साथ JRK राव, पूर्व IAS हैदराबाद के जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। JRK साहब, आपसे एक पूछना है कि चंद्रबाबू नायडू का जो कमबैक दिख रहा है उसके पीछे क्या कारण है? टीडीपी सत्ता में आ रही है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, जहां वाईएसआर कांग्रेस पिछली बार 22 सीटें जीती थी, इस बार महज 5 सीटों पे लोकसभा चुनाव में सिमट रही है। क्या मायने निकाले जाएं? JRK जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम दोबारा जी सर। राव साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जी, हमारे साथ राजू मौर्य जी जुड़े हैं। राजू मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से अभी लगातार जो है आंकड़े आ रहे हैं, लगातार जो संभावनाएं अभी आ रही हैं, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो लगातार कह रहा था कि हम 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, 275 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, और देखिए 200 लगभग जो है वो पार करती हुई भी इंडिया गठबंधन नजर आ रही। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जनता सब जानती है, जनता सबसे बड़ी है। जिस तरीके से इस देश के अंदर तानाशाही का राज हो गया था, जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा था, जिस तरीके से न्यायपालिका के डिसीजंस को पलटकर न्यायपालिका को कुचलने का काम किया जा रहा था, उस अत्याचार के खिलाफ जनता ने वोट किया है। और ये जो शुरुआती रुझान जो लगातार आ रहे हैं, आप देखिए कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 200 वोटों से आगे हैं, कहीं 300 वोटों से आगे हैं, और खुद प्रधानमंत्री जी भी अभी 600-650 वोटों से आगे हुए महज। तो ये अपने आप में करारा जवाब है जनता का। राजू मौर्य जी, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ है। 7 में से 1 सीट जो जा रही है कांग्रेस में जेपी अग्रवाल को जा रही है, और पंजाब में भी महज 3 सीटों पे आप सिमट गए हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति क्यों हो रही है, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी चुनाव में पीछे कर दिया जनता ने, इससे बड़ा जवाब कोई हो ही नहीं सकता। तो आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव में पीछे, मोदी जी जो लीड नहीं पा रहे हैं वही आम आदमी पार्टी के लिए सुकून की चीज है। सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी। चलिए, हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर जी। ये कह रहे हैं अभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो मैं तो पूछना चाहूंगा कि पंजाब में राहुल गांधी भी गए और बहुत सारी सभाएं अरविंद केजरीवाल जी ने भी करी, तो वोट किसके लिए मांगा? आप इंडिया अलायंस की यहाँ बात तो कर रहे हैं, पंजाब की बात है क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं आप? दिल्ली की बात पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली की जनता ने क्यों नकार दिया आपको, अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो? अभी रिजल्ट आए नहीं है भाई साहब। हाँ, तो आप समझ गए, इसका मतलब आप मानते हैं ना, आपने मान लिया रिजल्ट नहीं आए हैं, तो ये मानते ना 3 सीट पंजाब में वो भी आपको नहीं आएगी। पेशेंस तो रखिए। पेशेंस तो मुझे है, पंजाब में अगर आपका जवाब अच्छा नहीं है ना, अब आप रिजल्ट पे आ गए ना, अभी तो आप हरा रहे थे, इंडिया अलायंस की सरकार बना रहे थे, और अब आप करें, अभी इंतजार कीजिए। तो आपको लगता है ना कि कहीं हम गलत है? भाई संपेती लेके अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, तो जनता के बीच में क्यों नहीं बोला उन्होंने? जल्दबाजी में, जल्दीबाजी आपको हमें नहीं है, हम तो बहुत सब्र से बैठे हैं। तो ढोल बजने लग गए कि नरेंद्र मोदी जी ने, अब बीजेपी ने जो है। चलिए राजू मौर्य जी, मैं पूछ रहा हूँ चुनाव के, और इसी बीच हमारे साथ JRK राव, पूर्व IAS हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। JRK राव सर, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Like right now from Kerala we need to ask that BJP is getting 2 seats. Is this a very happy news for BJP? Because right now we are watching this कि BJP is likely to go ahead in Kerala. JRK Rao, can you hear me? Sir, can you hear me?
एम आई ऑडिबल टू यू? मुझे लग रहा है आवाज में कोई प्रॉब्लम है। चलिए तो हम दोबारा रुक करेंगे। बहरहाल आम आदमी पार्टी से लगातार हमारे साथ राजू मौर्य जी बने हुए और हमारे साथ प्रदीप जी भी बने हुए। प्रदीप जी देखिए, अगर केरल की बात की जाए तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आगे मिलती नजर आ रही है, खाता खुलता भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की सांस है यहाँ पर। देखिए, बहुत लंबे टाइम से केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे संघर्ष कर रही थी। कार्यकर्ता अपनी चीजों को दमखम से उठा रहे थे, लगे हुए थे। और जितनी सीटें हम पे आ रही है, ये उनके लिए शुभकामना है, उन कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामना है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना श्रम दिया, अपनी जान दी, अपना समय दिया। आज केरला के अंदर कहीं कमल खिलता नजर आ रहा है, तमिलनाडु में भी बहुत मजबूती से आ रहा है और आगे भी शुरुआत होगी। कहीं तो शुरुआत हमारी हुई है, वो संतुष्ट हैं। और बाकी रही दक्षिण की, दक्षिण भारत को समझाना भारतीय जनता मुझे पार्टी इस को तरीके समय से भी लगा। लगता है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं जी। बीजेपी के लिए इसलिए भी राहत देने वाले हैं कि जो वामपंथ का एक धड़ा था जो पूरी तरीके से कब्जे में किया हुआ था केरला को, उससे अब मुक्ति मिल चुकी है केरला को। और अगर कांग्रेस आती है तो ये मान के चलिए अगली लड़ाई में बीजेपी के लिए एक बड़ा रास्ता खुला हुआ है। आप केरला में बताइए पीएफआई को कितने मजबूती से खड़ा करा वहां की सरकार ने, क्या करा उसके लिए? क्या आज पीएफआई क्यों बैन की गई? आज पीएफआई बैन करने का नतीजा देख रहे हैं ना आप, कांग्रेस भाजपा प्लस में आ रही है वहां पे। तो कुछ तो गलत चल रहा था ना, वहां की वामपंथी सरकार कुछ तो गलत कर रही थी ना। चलिए जब तक समझ में आया उस चीजों को लेके। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केरल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन अगर अभी तक बात की जाए तो केरल में कांग्रेस 13 सीटों पर आगे। आप लोगों के लिए एक खुशी की खबर है, 13 सीटों पर आप लोग आगे चल रहे हैं। देखिए नलिनी जी, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के लिए, इस देश की समस्याओं के लिए लड़ती आई। मैंने कई चैनलों पे कहा था, भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट के अंदर सिमट जाएगी, ऐसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मैंने लगातार कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार शाइनिंग इंडिया का जो सिस्टम को ध्वस्त करके 2004 में सरकार बनाई थी, उसी प्रकार इस बार नरेंद्र मोदी के किले को ढा के इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आपने देखा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने लंबी उछाल मारी है, वो अपने आप में एक संदेश है। और अभी रुझानों के आंकड़े आए हैं, अभी स्थिति जो है करीब 1 बजे तक स्पष्ट हो पाएगी। आप देखिए ना, हम लगातार बात कर रहे थे आपके चैनल पे, मैंने कई बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम बहुत पीछे छोड़ देंगे, बिहार में हम बहुत पीछे छोड़ देंगे, महाराष्ट्र में हम बहुत पीछे छोड़ देंगे, और वो नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रतन जी, आपको नहीं लगता कि ये अभी कहना बहुत गलत होगा, बहुत जल्दबाजी होगी? क्योंकि देखिए, अभी तो सिर्फ रुझान आना शुरू हुए हैं। इनसे पूछिए ना, हिमाचल, देखिए मैं मानता हूं, मैंने तो अभी आपसे कहा ये रुझान है, और रुझान है। एक बजे तक मैं इंतजार करूंगा, लेकिन स्पष्ट कह देता हूं। लेकिन रतन तिवारी जी, जहां की आप बात कर रहे हैं वहां आधी सीटों पे बीजेपी जीत रही है। और अभी सुनिए रतन तिवारी, मेरी बात को सुनिए। पंजाब से कई बार कहा है, पंजाब से खबर है कि वहाँ की 13 सीटों में से कांग्रेस 7 पे जीत रही है, आम आदमी पार्टी 3 पे जीत रही है। 13 में से 10 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के गठबंधन को मिल रहा है। और इंडिया अलायंस बहुत आगे निकल जाएगी। तिवारी होपलेस हो गए हैं, अब रेगुलर बोलते रहेंगे, अब दूसरे की रतन तिवारी नहीं सुनेंगे। हिमाचल के बारे में नहीं बोलेंगे, उत्तराखंड के बारे में नहीं बोलेंगे, गुजरात के बारे में नहीं बोलेंगे, दिल्ली के बारे में नहीं बोलेंगे। इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। रुझानों पर बात हो रही है जी। रतन जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमने हिमाचल में बात किया, हिमाचल में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन हम 4 सीटों में भी सेंध लगाने जा रहे हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम रुझान आए हैं और हम 1 बजे तक का इंतजार करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि 1 बजे के बाद आपके टेलीविजन चैनल पे इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। एक बड़ा दावा कर रहे हैं सर आप, एक बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं दावा कर रहा हूँ। रतन तिवारी फोन बंद तो नहीं करेंगे 1 बजे के बाद? भारतीय जनता पार्टी बहुत रतन तिवारी का 1 बजे फोन बंद तो नहीं हो जाएगा? जो इनका आंकड़ा था वो सिर्फ हवाई था। नहीं, लेकिन किस बिना पर सर, किस आधार पर? क्योंकि अगर 2019 की बात की जाए तो हिमाचल की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही गई थी,
और इस बार भी अभी तक जिस प्रकार से जो है अनुमान सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, कंगना रनौत मंडी से आगे चल रही है, अनुराग ठाकुर अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको आप शिकस्त देने वाले हैं हिमाचल में? मैं आपको कह दिया ना कि अभी रुझान है, अभी जहां पे कांग्रेस पार्टी लीड करेगी वहां का पिटारा नहीं खुला है, वहां की मशीन खुलने दीजिए ना। और यही लोग कहते थे ना कि राहुल जी अमेठी छोड़ दिए, अमेठी से भाग गए। आप देखिए ना, हम तो बार बार आपके चैनल पे कहे थे नलिनी जी कि हम अमेठी भी जीतेंगे, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता अमेठी जीतेगा और स्मृति ईरानी को हराएगा। और आप देख लीजिए, राहुल गांधी करीब 1.5 लाख वोट से रायबरेली से आगे चल रहे हैं और अमेठी में भी हम बहुत आगे चल रहे हैं। तो आप देखते तो जाइए, इनका जो सुगुफा था, इनकी जो हवाई पश्चिम बंगाल में एक सीट पे आगे चल रही है कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस एक सीट पे चल रही है बस, इसमें क्या बोलेंगे? हमारे पास कितनी सीटें थी? इंडिया अलायंस की ममता जी साथी हैं, और आप नीतीश कुमार को, नवीन पटनायक को, चंद्रबाबू नायडू को पकड़ के रखिए। मेरी बात सुनिए, 3 बजे के बाद देखना वो कहाँ दिखेंगे। यूपी में आपको झटका लगा है, इतना तो स्वीकार करेंगे आप? बिल्कुल नहीं लगा है, बिल्कुल आधी नहीं लगा है। सीटें 80 में से आधी सीटों पे आप हार रहे हैं। पिछली बार तो पूरे मीडिया हाउस ने दावा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 35 से आगे नहीं जा पाएगी, और कहां जाके रुके लास्ट तक। लेकिन सर तो आज भी मैं इस चीज को दावा कर रहा हूं ना। लेकिन सर यूपी में जो राम मंदिर का मुद्दा इतना तेजी में उठाया गया, उसका क्या असर होने को देखने को मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर रैली में राम मंदिर का उद्घोष किया, जय श्री राम के नारे लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राम मंदिर का अगर आप मुद्दा कह रहे हो, अयोध्या की लोकसभा सीट इनके हाथ से निकल रही है, इनसे पूछिए। हार रहे हैं लोग, अयोध्या हार रहे हैं देखिए बीजेपी। रतन तिवारी जी यहाँ एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि अयोध्या की सीट पे आप लोग हार रहे हैं। रतन तिवारी जी, अगर जनता का समर्थन आपको है तो मैं आपको अभी शुभकामना दे देता हूँ, और बताइए, आप खुश हो लीजिए, मगर निवेदन ये कि 1 बजे के बाद फोन मत बंद करना। लेकिन जिस प्रकार से बिल्कुल, रुझान आ बिल्कुल, रहे हैं मैं प्रदीप जी, लाइव रहूंगा जिस आपके प्रकार साथ। से रुझान आ रहे हैं जी, मैं लास्ट खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि रतन और तिवारी, नलिनी जी, मैं इनको रतन फिर तिवारी कह रहा हूँ, ये वही 3 रतन बजे के तिवारी बाद हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू ये नायडू वही और रतन तिवारी हैं, नवीन पटनायक जो 5 इंडिया अलायंस के खेमे में दिखेंगे। मैं बड़ी बात दावे के साथ कह रहा हूँ। फोन बंद रहा था इनका, 1 महीने किसी चैनल पर नजर नहीं आए थे रतन तिवारी अरे जी। हम तो हमेशा आते हैं चैनल पे। कोप भवन में चले गए थे। अरे जब हम हमेशा आते हैं। 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे। भटनागर तो जी, इसलिए कहा मैंने, आपकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, मेरी आपकी कोई बड़ी बड़ी बात बातों नहीं को है, रतन ध्वस्त जी, कर रहा हूँ आपकी मैं। बातें बड़ी हैं। आपने अमेठी का नाम लिया था, आपने बहुत सारी सीटों का नाम लिया था, मैंने सारे क्यों सीटों चिंता को कर जो रहे हो आप आकलन दिए अमेठी थे के, वो रायबरेली सत्य की? साबित हो रहे हैं। अभी क्यों चिंता कर रहे हो आप रायबरेली और अलीगढ़ उसके? अरे अमेठी की चिंता, रुकिए तो सही। यहाँ तो भगवान अरे, श्री राम के नाम अरे, जब नैया पार कराने बहुत निकले पीछे थे चले गए। उत्तर देखिए स्मृति प्रदेश ईरानी में, भी अमेठी से एक बड़ा जीत अपडेट रहे साझा हैं दावा करते करने बीच वाले स्मृति लोग ईरानी भी आज अभी उत्तर प्रदेश पीछे से चल भगाए रही जा है रहे हैं, रुझानों खदेड़े में जा रहे हैं। अमेठी से। शुरू से भी चल रही है वो तो, प्रदीप जी, वो तो पहले राउंड से भी चल रही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं अभी आने तो दीजिए 12 बजे। सत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठीक है, जिताई हमारे है। साथ लगातार पीयूष जी भी बने। और पीयूष जी देखिए, अमेठी और रायबरेली दोनों ही कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, और पिछली बार अमेठी की सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से दरक गई थी, लेकिन इस बार जिस प्रकार से अभी तक रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक जो रुझान है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस को ये दोनों सीटें मिलते नजर आ रही है। देखिए, ये तो बात चुनाव प्रचार के दौरान भी धीरे धीरे साफ हो रहा था कि रायबरेली तो खैर वो तो कांग्रेस की सीट है ही है, पारंपरिक एक सीट है उनकी, जिसको माना जा रहा था उसी को बचाने के लिए जो है राहुल गांधी को वहां से चुनाव लड़ना पड़ा था। अमेठी निश्चित रूप से एक चुनौती भरा था, जहां पे जो है कि स्मृति ईरानी चुनौती दे रही थी, पिछले बार जीती थी। हालांकि ये बाद में ये भी बात आई थी सामने, और वहाँ के वर्कर्स में भी इस बार जो लोग थे वहाँ के मान रहे थे कि हमसे गलती हुई, और जिस तरह से वहाँ कुछ हेरा फेरी की खबरें आई थी वहाँ, और महज जो है लगभग 50,000 वोटों से स्मृति ईरानी जीती थी। इस बार नाराज़गी काफ़ी थी स्मृति ईरानी के खिलाफ, देखिए, और जिस तरह से वो वहाँ लोगों का विकास का काम नहीं किया, वहाँ की जो योजनाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं, और जिस तरह से लास्ट में जो हुआ कि जो अस्पताल जो जहाँ एक जो वहाँ पे मौत हुई, उसके बाद पूरे अस्पताल को बंद करवा दिया स्मृति ईरानी ने, जो संजय गांधी अस्पताल था, उससे लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, और एक माहौल बन रहा था लगातार जिसकी वजह से जो है कि वो वहाँ पे स्मृति ईरानी को ये चुनौती मिल रही थी। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी चुनौती ये हम सब देख रहे थे प्रचार के दौरान मिल रही थी, और ये आशंका भी हो रही थी कहीं वो हार न जाए। एक जो सामान्य वर्कर जो है कांग्रेस के, और जो कांग्रेस के नेताओं का, खासकर जो गांधी परिवार के नेताओं का जो वहाँ पे, मैं आपको बता दूं पीयूष पंत जी कि पिछले 1 महीने से लगातार प्रियंका गांधी
अमेठी और रायबरेली में डेरा डाले हुए थी और वो पूरी तरीके से वहीं चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। काफी उनकी पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल पे है और इस जीत को किशोरी लाल शर्मा की जीत के साथ प्रियंका को भी अगर आप उसका श्रेय देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद हैं राजू मौर्य जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राजू मौर्य जी, आखिर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है, उस सिंपैथी क्यों नहीं जनरेट हो पाई लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी जब रिजल्ट आएंगे तो निश्चित तौर पर वो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के फेवर के आएंगे। ये रुझान है और हमें 1 बजे का इंतजार करना चाहिए। 1 बजे के बाद कुछ पिक्चर क्लियर हो सकेगी। किसी जगह भारतीय जनता पार्टी आगे हो रही है तो कभी हम आगे हो रहे हैं। अच्छा, चलिए पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस 7 सीटों के साथ लीड कर रही है। तो क्या पंजाब में कांग्रेस वापसी कर रही है? आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप? कोई खतरा नहीं है। देखिए, आप अगर देखेंगे हमारे पास केवल 1 सीट थी, आज हम 1 सीट से बढ़ रहे हैं। हमारे पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर आप देखेंगे तो महज 1 सीट आई थी हमारी, तो आज हम लोग 1 सीट से आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जो कि नई पार्टी है, जिसने अभी पिछले चुनाव में सरकार बनाई है, विधानसभा चुनाव में, और अब हम लोकसभा चुनाव की तरफ अपने पैरों को बढ़ा रहे हैं, अपनी जड़ों को बढ़ा के मजबूती कर रहे हैं। चलिए, तो बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी 50-60 साल पुरानी पार्टियों को लीड कर रहे हैं। आज केरल में रतन तिवारी जी, 70 साल बाद क्या पंजाब में आप वापसी कर रहे हैं? पुरानी जमीन प्राप्त कर लेंगे? मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी पंजाब हमने निश्चित तौर पर बढ़ाएगी। हमारी पार्टी और हमें खुशी इस बात की है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम कितना बढ़ रहे हैं वो भी सेकेंडरी हो गई। देश कितना बढ़ रहा है, देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। तो ऐसे में चाहे कांग्रेस बढ़ करके आए, चाहे टीएमसी बढ़ करके आए, चाहे समाजवादी पार्टी बढ़ करके आए, किसी भी तरह से इस देश के अंदर लोकतंत्र बचना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, किसी भी प्रकार से देश में लोकतंत्र बचना चाहिए। और देखिए, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कवायद शुरुआत से इंडिया गठबंधन करता नजर आया। इनका लोकतंत्र कैसा है ये जनता को समझना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल में नहीं है लोकतंत्र इंडिया अलायंस का साथ में, क्यों नहीं है? वहां लोकतंत्र की बात नहीं होगी। पंजाब में लोकतंत्र की बात नहीं होगी। कहते ना लोकतंत्र की बात दिल्ली में नहीं होगी ना। जवाब देना चाहता हूँ। दे दीजिए। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में हो सकता है बड़ा फेरबदल। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी में मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे, स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा पीछे, सपा 34 सीटों पर आगे। इंडिया गठबंधन रुझानों में 42 सीटों पर आगे। सपा की हो सकती है वापसी। एनडीए यूपी में 37 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में हो सकता है एक बड़ा सियासी फेरबदल। यूपी में मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे, स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, अजय मिश्रा जैसे दिग्गज नेता इस वक्त पीछे हैं। वहीं सपा 34 सीटों पर आगे। इंडिया गठबंधन रुझानों में 42 सीटों पर आगे। सपा की हो सकती है वापसी। एनडीए यूपी में 37 सीटों पर आगे। और देखिए, एक बड़ा रुझान सामने आया है। प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, जिस प्रकार से खबर सामने आई कि देखिए आपके 6 मंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हताशा भरी खबर है आपके लिए ये। देखिए, हताशा भरी खबर नहीं है, ये जनता का वोट है जी। जो पीछे चल रहे हैं वो आगे भी आएंगे। लेकिन प्रदीप जी, इतने सारे मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा, साथ ही साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा, हर घर नल होगा, फ्री राशन, इतने सारे मुद्दे, क्या जनता आपके मुद्दे को समझ नहीं पाई क्या? राम मंदिर का मुद्दा तो हर चुनावी रैली में उठाया गया, प्रधानमंत्री से लेके आपके प्रत्याशियों तक ने उठाया, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने तक इस मुद्दे को पूरा जोर तरीके से गरमाने की कोशिश की थी। क्या नहीं लगता कि अभी 11 साढ़े 11 बजे हमें और रुकना चाहिए? जी, ये वही मंत्री हैं जो 2 बार सांसद बन के आए पार्लियामेंट के अंदर जनता के लिए और अपना कर्तव्य निभाया। तो ऐसा नहीं है, अभी तो 11 ही बजे देख लेना। आपको कहीं ये नहीं लगता है कि 48 सीटों पे सांसदों को रिपीट किया गया, उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है? जी, कोई खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर परिवर्तन करती है तो वो अपने रिस्क पे करती है, वो ये सोच के नहीं करती कि सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ रहा है या लड़ा सकते हैं तो वो लड़ना चाहिए।
तो ये दिखाता है कि पारिवारिक पार्टियों से हटकर अगर भाजपा अगर नई चीजों पे चलती है तो ये सीख है। देखिए, आपके उदाहरण है ना पार्टी बिहार के गृह मंत्री सर, खुद कहे थे मैं कि सत्ता के लिए जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको हम कैंडिडेट बनाएंगे। बिल्कुल सही। क्या बिहार की तरह ये तो नहीं है ना कि पूरे परिवार को टिकट दे दिया जाए? आपने देखा नहीं, बीमा जी, सीमा जी और सबको टिकट दे दिया गया, आपके सामने ही है। तो ये दिखता है ना परिवारवाद में। चलिए, कोई मुझे भाजपा लगता है में कि नहीं इसका सिस्टम। जवाब पीयूष पंत जी से ले लेते हैं। क्या कारण रहा कि ये मालूम था सभी लोगों को कि और चलिए इसी वक्त पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी आगे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चल रहे आगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड से आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी आगे, पूर्व त्रिवेंद्र सिंह रावत चल रहे आगे। रुझानों की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी आगे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चल रहे आगे। और लगातार हमारे साथ देखिए हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, राजू मौर्य जी, क्योंकि देखिए आप भी आम आदमी पार्टी से हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड से ताल्लुकात रखते हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड से जिस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों की, आपके गठबंधन के साथियों की टेंशन जो है वो बढ़ती नजर आ रही है थोड़ी सी। देखिए, उत्तराखंड में वैसे पूर्व आकलन जो लगाया जा रहा था वो 3 लोगों का लगाया जा रहा था, जिसमें पौड़ी और हरिद्वार सीट, हालांकि हरिद्वार सीट में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आगे चल रहे हैं, लेकिन 2 सीटों का अनुमान, अच्छा खासा अनुमान लगाया जा रहा था। और ऐसा नहीं है, अभी भी कई बार जो है पौड़ी सीट से कांग्रेस, हमारे साथी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हुए हैं, कई बार आगे पीछे चल रहा है। तो बड़ा ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, यानी बहुत ही कम अंतरों से जो है जीत हार होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथी की हो। तो उत्तराखंड में डिफरेंस बहुत कम रहने वाला है। रतन तिवारी जी, जिस प्रकार से अभी देखिए रुझान आ रहे उत्तराखंड से, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और अगर चुनावी माहौल की बात की जाए तो चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने तमाम स्टार प्रचारकों को उत्तराखंड की धरती पर प्रचार प्रसार के लिए उतार दिया था, लेकिन कांग्रेस, देखिए हमको दुख हुआ था जो एग्जिट पोल्स में सामने प्रस्तुति थी, उससे हमको दुख हुआ था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमने बहुत मेहनत करी, राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत करी, और आज से नहीं 5 साल से वो मेहनत चल रही है, और उस मेहनत का कुछ परिणाम मिलना चाहिए हमारे लोकतंत्र के लिए। अगर हमारे लिए निजी कोई लाभ ना हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए अवश्य हमें कुछ उसमें मेहनत का कोई वो मिलना चाहिए। लेकिन अब 2 दिन तक वही चलता रहा कि आप कहीं नहीं हैं, आप कहीं नहीं हैं, तो उसको देखकर हमारा मनोबल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है कि जो अब निर्णय आ रहे हैं सामने, जनता के निर्णय हैं, वो निर्णय ये नहीं कह सकते हैं कि जनता को हमें भरोसा नहीं है। अब वो गिनती कितनी आती है, कहाँ तक रुकती है, कहाँ तक पहुँचती है, वो आपको अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा। यूपी में आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इंडिया अलायंस ने खासतौर पर, राजस्थान में आप लोगों की तरफ से, आप किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? क्या जो वहाँ की रीजनल पार्टीज हैं आप उनको इसका श्रेय देंगे, या कांग्रेस पार्टी की? देखिए, इस पर बैठकर बात हो सकती है, और हमको वो उदारता, जिस उदारता से हमने ये गठबंधन बनाया था, उस उदारता को हमें सामने रखना चाहिए, खुले दिल से हमको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि हर एक का कुछ श्रेय आता है, बनता है, और हर एक का इसमें योगदान रहा है। तो उसमें हमारा भी योगदान रहा है और सहयोगियों का भी योगदान रहा है। किसका कितना है उस पर समीक्षा हम लोग अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी बनारस से शुरुआत में तो पीछे चल रहे थे, अरे देखिए, शुरुआत से और बाद की बात नहीं होती, जो अंततः जो निर्णय होता है, जो फाइनल टैब्यूलेशन होता है, वही मानते हैं। लेकिन जो एक हवा वाली एक तरफा वोटिंग की बात होती है, वो कहीं देखने को नहीं मिला है। और देखिए रतन तिवारी जी, सवाल वही है कि जमीनी स्तर पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया, लेकिन कांग्रेस उतने बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करते हुए उत्तराखंड की धरती पर नजर नहीं आई। शालिनी जी, मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं कि उत्तराखंड में हमसे कहीं न कहीं चूक हुई। हम जितनी मजबूती के साथ उत्तराखंड में हमें काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। हमने पूरी जिम्मेदारी वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमने उन लोगों के ऊपर सौंप दी थी। हमारा जो लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल पे था, हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश पे था, महाराष्ट्र पे था, बिहार पे था,
और राजस्थान पे था, मध्य प्रदेश पे था। इन राज्यों को हम अपने टारगेट पे लेके चल रहे थे कि यहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें पश्चिम जीतनी बंगाल है। में गांधी परिवार तो कोई गया ही नहीं प्रचार के लिए। भटनागर जी आप सुनते ही नहीं। नहीं समस्या भटनागर तो जी ये कि आप ही वहाँ है ना, 5 सीट अरे है, सुन तो लीजिए वो जरूरत नहीं है आपको उत्तराखंड की। भटनागर जी जरूरत आप नहीं ही है ना, आपकी बंगाल में है। ये कैसा अलायंस है, समझ नहीं आया मुझे। कैसे चाचा मौसी के भाई हैं आप, जो कुछ चीज समझ में नहीं आती है। अरे सुनते ही नहीं, आप सुन तो लीजिए। जब आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि उत्तर बंगाल में प्रदेश एक ही सीट पे आप केवल चल रहे हैं। बरेली भी इस बार नहीं लेकिन बचेगा। रतन तिवारी तो जी, हमने आपने कहा कह था दिया ना। कि बंगाल में प्रचार प्रसार किया, राजस्थान में किया, उत्तर प्रदेश में किया, नलिनी जी। क्या उत्तराखंड की 5 सीटें कांग्रेस के लिए अहम नलिनी सीटों जी। में से एक नहीं थी क्या सर? नलिनी जी, मैंने कई चैनलों पे कहा था कि पश्चिम बंगाल में और पंजाब में हमने जो गठबंधन नहीं किया है, गठबंधन इंडिया अलायंस में होने के बाद भी हमारी सोची समझी रणनीति थी, उसके माध्यम से हम बहुत बड़े अंतर से भाजपा को पछाड़ रहे हैं। रतन तिवारी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जो नतीजे सामने आ रहे हैं। रतन तिवारी जी, हमारी बात सुनिए आप। जो नतीजे सामने आ रहे हैं आप उससे संतुष्ट दिख रहे हैं। राजस्थान में बात की जाए तो बीजेपी 13 सीटों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 9 सीटों पे, सीपीआईएम 1 सीट पे, यानी आधे से भी कम सीट पा रहे हैं बीजेपी से आप। उसके बाद भी संतुष्ट हैं आप। तो सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, विपक्षी दल बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। रतन जी, अब आप भाजपा की तारीफ करेंगे। अरे तो मैं भाजपा की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ, आप बुरा मान रहे हैं। समस्या तो यही है। सुनिए प्रसून जी, राजस्थान में हमारे पास कितनी सीट थी 2019 में, आप बता दीजिए। अरे हमने तो अब आपने जो राज्यों के आंकड़े गिनाए हैं, आप यूपी और मैं समझता हूं अभी रुझान आ रहे हैं जो कि स्पष्ट करते हैं कि आज हिमालय की चोटी कोई है अगर भारतीय राजनीति में, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और फिर कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक सवाल तो बनता है, अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से एग्जैक्ट पोल वैसा नहीं आ रहा है, बड़ी टक्कर का यहाँ पर आमने सामने की टक्कर दिख रही है आप लोग। नहीं, ऐसी कोई टक्कर तो नहीं दिखाई दे रही है और रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आ रहे हैं। और ये भी कहना बड़ा आवश्यक है कि आप टक्कर बता रहे हैं, और मैं जब देखता हूं तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, गुजरात में 26 की 26 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जो है सबसे बड़ा दल बन के भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मुझे यकीन है पिछली बार 62 सीटें मिली थी, उस आंकड़े को भी हम पार करेंगे। चलिए, तो देखिए संबित पात्रा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 सीटें मिली थी और इस बार इस आंकड़े को पार कर देंगे। गौरव भाटिया, माफी चाहूंगी जी। रतन तिवारी जी, अब देखिए नलिनी जी, उत्तर प्रदेश में हमने बार बार कहा था, यही भटनागर जी जो आपके बगल में बैठे हैं वही कह रहे थे कि रायबरेली भी हम जीत लेंगे, इस बार तो कांग्रेस को शून्य पे लाके खड़ा कर देंगे। अरे भैया, हम तो आज भी कह रहे हैं, अब अभी भी कह रहे हैं दावे के साथ, अमेठी जीत रहे हैं, अभी भी दावे के साथ कह रहे हैं रायबरेली जीत रहे हैं, अमेठी जीत रहे हैं। 1 बजे तक आपको 1 बजे के बाद हरा के भेजेंगे, शर्तिया गारंटी के साथ कह रहे हैं, समेट देंगे। मुझे बड़ी खबरें आ रही हैं, आप लोग सुन लीजिए। तेलंगाना से कांग्रेस 8 सीटों पे आगे है, बीजेपी 7 सीटों पे, AIMIM 1 सीट पे, TRS 1 सीट पे, 17 सीटें हैं तेलंगाना की। बीजेपी 7 सीटों पे आगे है। इसको किस तरीके से आंकते हैं राजीव जी, पीयूष पंत जी? नहीं, देखिए ये उसी तरह के रुझान दिख रहे हैं जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। तेलंगाना में ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ा सकती है वहां पे, लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ाएगी। 4 सीटें पहले उसको थी, तो 8 की ये उम्मीद, 7 सीटें बीजेपी को दी जा रही है और कांग्रेस को 8 सीटें। हाँ, तो ये था कि बीजेपी शायद 8 तक ले जाएगी अपनी सीट, तो अभी तो उससे 1 सीट कम ही दिख रही है। आप और आशावान है बीजेपी के लिए? जी हाँ, जी हाँ। तो ये था कि क्योंकि तेलंगाना में देखिए पूरी तरीके से भले ही जो है वहां पे कांग्रेस सरकार बनी हो, लेकिन कर्नाटका से भी एक खबर आ रही है हमारे पास कि जहां बीजेपी 17 सीटों पे आगे चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 सीटों पे और जेडीएस 3 सीटों पे। प्रज्वल रेवन्ना का असर नहीं हुआ क्या पीयूष पंत जी? नहीं, देखिए प्रज्वल रेवन्ना का एपिसोड बाद में आया, जब वहां पे जो है लगभग जो है वहां का चुनाव खत्म हो चुका था। जिस इलाके का प्रज्वल रेवन्ना बिलोंग करते, जेडीएस वाला इलाका जो है, वो वहां की जो है वोटिंग खत्म हो चुकी थी
और एक ही चरण में वहाँ की कुछ सीटें बची थी। तो मुझे नहीं लगता कि उतना प्रभाव पड़ा है जितना पड़ना चाहिए था। अगर पहले ये मामला आ गया होता तो संभवतः जो है कि दक्षिणी जो कर्नाटका है, जहाँ पे तमिलनाडु से भी एक बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है डीएमके 16 सीटों पे आगे है। टोटल 17 सीटें हैं तमिलनाडु में, कांग्रेस 4 सीटों पे, सीपीआईएम, पीएमके और बाकी लोग 2-2 सीटों पे आगे चल रहे हैं। एडीएमके 1 सीट पे आगे चल रही है। बीजेपी का खाता फिलहाल तमिलनाडु में खुलता नहीं दिख रहा है, इसे किस तरीके से आंकते हैं पीयूष पंत जी? नहीं, देखिए शुरुआती दौर में दिखाया जाए तो तमिलनाडु में बीजेपी जो है, जो एनडीए है, वो 3 सीटों में आगे है। तो उसमें वही था कि जो उनकी अलायंस की पार्टियां हैं वहाँ पे दो पार्टियां हैं छोटी छोटी जो है उनके साथ हैं, वो कहीं बढ़त ले सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का देखिए कोशिश बहुत करी भारतीय जनता पार्टी ने, और ये उम्मीद थी कि एक सीट में जहां उन्होंने अपने जो है राज्य अध्यक्ष को जो है टिकट दिया था और काफी वो एक्टिवली उन्होंने काम भी किया वहां। ये उड़ीसा से भी खबर आ रही है, बीजेपी 17 सीटों पे आगे चल रही है। बीजेडी जो सत्ताधारी दल है वो 2 सीटों पे है और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है लोकसभा की। विधानसभा की बात की जाए तो वहां भी बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। जी देखिए, उड़ीसा में निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी मेहनत करी वहाँ पे। हालांकि देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट था नवीन पटनायक को लेके और कि उनको कुछ ज्ञान नहीं है, जो नहीं, उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने कहा था। नहीं, तबीयत खराब के अलावा जो उन्होंने कहा था कि उनको जो है कि अगर कह दीजिए, हालांकि उसमें नरेंद्र मोदी जी भी गलती ये कर गड़बड़ी कर गए। उन्होंने कहा उनको आप कह दीजिए तो उनको पता नहीं होगा कितने शहर हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी राजधानी क्या है, ये उन्होंने कहा था कि उनको कुछ जानकारी तक नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ गड़बड़ी कर गए कि डिस्ट्रिक्ट की कोई कैपिटल होती नहीं है। इतना ज्यादा इग्नोरेंस मोदी जी ने भी दिखा दिया। लेकिन वहाँ पे एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं पीयूष पंत जी। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा एंटी इनकम्बेंसी नतीजों की बात कर रहा हूं। जो आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो तो करने, देखिए वो करने ही थे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, इसीलिए भाजपा ने वहां अपनी ताकत झोंक दी थी। और पहले ये था कि बीजेडी के साथ जो है अलायंस बनाएगी, लेकिन बाद में भाजपा को लगा कि अलायंस बना के जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका नुकसान भाजपा को मिलेगा, इसलिए फिर जो है भाजपा ने अलायंस नहीं बनाया। आप एक ये भी छोड़ दीजिए कि उड़ीसा का राज्यसभा के जो सांसद हैं, कैसे अलमारी पैसा मिला वो भी देखा उड़ीसा की जनता ने, वो भी कुछ जवाब दे रही है। करप्शन तो है ही है, वही जवाब दे रही है ना। नहीं, मैं डिफेंड किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इंदौर की बात की जाए, मध्य प्रदेश का की फायदा बात की भाजपा को मिला है तो वहाँ। इंदौर में बीजेपी और नोटा में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है रुझानों में। और साथ ही साथ देखिए, कांग्रेस ने ही नोटा के पक्ष में अभियान चलाया था। ऐसे में इस पूरी खबर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर इंदौर की बात चलते हैं, इंदौर में इनके एक विधायक हैं जिन्होंने हर चीज का विरोध करा और इन्हें सपोर्ट के लिए क्या नोटा का जो चलाया, देखिए वो किस ने चलाया किस नहीं चलाया, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मगर इंदौर की सीट जो है वो भाजपा के पास है, वो आपके सामने रुझान है ही। और ये किसने नोटा दबाया है वो भी हमें आपको पता है। आगे मैं बोलूंगा तो ये बोलेंगे देखिए अब ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई फलाना ढिमकाना बोलने लगे, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता। मेरा तो विषय है आज के रुझानों पे। प्रदेश से खबरें आ रही हैं 29 की 29 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। रतन तिवारी जी जवाब दीजिए। अब देखिए, मैंने कहा कि अभी ये रुझान है। कमलनाथ जी गायब हो गए। अरे सुन गए कमलनाथ जी, आप बीच में जो फुदुक्ति किए हुए भटनागर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गए। आपकी बेचैनी को हम समझ सकते हैं। 1 बजे तक अंदर करिए। मध्य उत्तर प्रदेश में बढ़त बना ली है। हमारे आंकड़े में, हमारे सर्वे में 6 सीट है। 1 बजे तक का इंतजार करिए, 1 बजे तक। चलिए, लगातार आप कह रहे हैं रतन तिवारी जी कि 1 बजे तक का इंतजार करिए, लेकिन जब गौरव भाटिया जैसे बड़े नेता बोलते हैं तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कांटे की टक्कर है, लेकिन कांटे की टक्कर नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी और बहुमत से जीत के सरकार बनाएगी। अब तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री वो तो कह रहे थे कि हम चौथे ही चरण में 310 सीट पार कर लिए। अरे भैया, यह लोग हवाई लोग हैं। यह तो 400 का भी आंकड़ा देते थे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर जो बैठे हैं, एक बात तो साफ लग रही है नहीं कि अब कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उभर रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा, अगर इस तरह के आंकड़े आते हैं वाकई अंत में,
तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मतलब रिसर्जेंस मैं कहूंगा, जो एक पुनर्जीवन उसको मिला है, जिसको कोई राइट ऑफ किया जाएगा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार में रुझानों में जेडीयू 14 सीटों पर आगे, रुझानों में बीजेपी 11 सीटों पर आगे। बिहार में रुझानों में आरजेडी 5 सीटों पर आगे है। एलजेपी रुझानों में 5 सीटों पर आगे। बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आगे। काराकाट से अभिनेता पवन सिंह पीछे, वहीं पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती पीछे। गिरिराज सिंह बेगूसराय से पीछे। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में रुझानों में जेडीयू 14 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी 11 सीटों पर आगे। बिहार में रुझानों में आरजेडी 5 सीटों पर आगे, तो वहीं एलजेपी रुझानों में 5 सीटों पर आगे। बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आगे। काराकाट की अगर बात करें तो काराकाट से अभिनेता पवन सिंह पीछे। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती पीछे। एक बड़ी खबर है कि मीसा भारती पीछे हो गई हैं लालू यादव की बेटी। जी जी, और लगातार देखिए पाटलिपुत्र सीट की अगर बात की जाए प्रसून जी, तो एक हॉट सीट के तौर पर बिहार में देखी जा रही थी। और काराकाट का भी वही सिलसिला था, क्योंकि पवन सिंह जो पहले खुद भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए, निर्दलीय लड़े, और ऐसे में मुकाबला लग रहा था कि दिलचस्प होगा, जनता के बीच जा रहे थे, समर्थन मांग रहे थे। तो प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए, 2 जगह की अगर बात की जाए, पाटलिपुत्र और काराकाट, तो दोनों जगह प्रत्याशी इस वक्त पीछे हैं। पवन सिंह और मीसा भारती जो एक बड़े प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे थे, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए राहत की खबर है। देखिए, राहत की खबर तो है। मीसा भारती जी ने बताया नहीं ना परिवार के बारे में कि पिताजी जो जमानत पे है क्यों है। तो मीसा जी को बताना चाहिए था ना कि जो भाई, मुझे लगता है कि इस जो बिहार के आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है, जो सबसे बड़ी राहत है वो जेडीयू के लिए है, जिसको बताया जा रहा था कि वो खत्म हो रही है, उसका बेस खत्म हो रहा है। बिहार की जनता ने चारे से लेके और जमीन तक देखी है, और वो उसका नतीजा है कि लालू जी की वजह से कांग्रेस भी बिहार में 0 सन्नाटा हो गई है। 11 और ये जवाब देना पड़ेगा इनको। पीयूष पंत जी, 11 सीटों पे बीजेपी, जेडीयू 14 सीटों पे 25, 5 एलजेपी की जोड़ ली जाए 30, 40 में 30। कितना बड़ा आपको आंकड़ा दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में? नहीं, देखिए, अगर ये आंकड़े अगर आगे भी यही इस तरह से रहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। जबकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जेडीयू को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी सीटें जीत जाएगी। दूसरी तरफ जो देखिए, इनके पास 39 सीटें थी, 40 में से 39 सीटें थी। तो अगर ये 30 तक ही जाता है इनका अलायंस, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान है एनडीए को वहां पे। और अगर आरजेडी 5 सीट भी जीतता है तो ये बहुत बड़ा गेन है, क्योंकि एक भी सीट उनके पास नहीं थी। तो निश्चित रूप से वहां पे काफी जनमानस उद्वेलित था, काफी युवा, काफी उद्वेलित था। केवल 40 में से 5 सीटें आरजेडी जीत रही है तो एक खतरे की घंटी है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। मीसा भारती आगे हो गई। आपको पाटलिपुत्र सीट से एक अपडेट दे दूं, मीसा भारती अब आगे चल रही है रुझानों के मुताबिक। जी, तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, इसे आप कितना बड़ा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नुकसान है। और जो है कि किशनगंज वाली सीट तो उनकी पहले भी थी, पिछले बार भी थी, इस बार भी उसमें उनको ये उम्मीद थी, और अच्छा उन्होंने टफ वहाँ पे वो एक मुकाबला था, और लग रहा था कि और शुरुआत के दौर में हमने देखा था कि बढ़त दो सीटों पे कांग्रेस को दिखाई जा रही थी। मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस की एक सीट तो वो रहेगी और उसमें उनको बढ़त क्या वो मिली जाएगी उनको। जी पीयूष जी, लेकिन जिस प्रकार से देखिए अभी रुझान आ रहे हैं पीयूष जी, और आरजेडी पीछे है, जेडीयू को बढ़त मिल रही है, मीसा भारती भी अभी रुझानों में आगे चल रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शुरू से एनडीए गठबंधन के तमाम साथी आरजेडी पर, माफी चाहूंगी, जेडीयू पर लगातार आरोप लगा रहे थे कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो क्या ये सारे मुद्दे जनता को नहीं समझ में आए? जनता ने सिर्फ अपने मुद्दों पर वोट किया है। इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप चुनावों के दौरान लगाए जा रहे थे, क्या इन आरोप प्रत्यारोप से इतर होकर जनता ने वोट किया है? निश्चित रूप से देखिए, इस बार के चुनाव में जनता के पास अपने मुद्दे थे और जनता उसी को लेकर उद्वेलित थी। और चाहे बेरोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा, बिहार में तो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था। इसीलिए हम देखिए तेजस्वी यादव ने वो मुद्दा उठाया लगातार, और अकेले कैंपेनिंग करी और लगातार कैंपेनिंग करी, और वहां पे काफी युवा लोग नजर आए उनके साथ। अगर उनकी सीट हासिल उनको 5 से 6 सीट भी अगर मिलती है तो निश्चित रूप से
ये वही लोग हैं, उन्हीं ने इनको वोट दिया होगा जो युवा वर्ग जी, है। मैं एक जो 14 सीटें आ रही हैं उससे और साफ देखिए है इसी बीच कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हेमा मालिनी जो कि मथुरा से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, वो पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंची हुई हैं। लाइव तस्वीरें आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या कुछ कह मैं रही हैं, चलिए अभिषेक जी सुनवा के देते हैं। घर में हूँ और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज माई विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी आए, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने और देश का जो उन्नति हो रही है, विकास हो रही है, वो आगे और बढ़े। सोनिया गांधी ने कहा है कि जो एग्जिट पोल आए होंगे विभिन्न नतीजे देखने को मिलेंगे। अभी देखेंगे ना हम लोग, अभी वेट करेंगे, अभी थोड़ी रिजल्ट आ गया, तो स्टिल टाइम इज देयर, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। राधा रमन जी विल टेक केयर। आपको हमने सुनवाया कि किस प्रकार से हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना की और कहा कि देखिए राधा रानी हमारी मदद करेंगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। प्रदीप जी, अगर बात बिहार की जाए, बिहार की ही बात चल रही थी क्योंकि, तो देखिए मीट, मछली, मटन तमाम मुद्दों को उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन जो अहम मुद्दे थे बिहार में उनको नहीं आप लोगों ने उठाया। क्या इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग बैक फुट पे अभी तक रुझानों में नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए बिहार एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था जी। जब हम नीतीश जी के साथ सरकार में आए उस पर काम करा हमने। सबसे पहले चारा घोटाले वालों को जेल भेजने का काम करा और आज बिहार को विकसित और विकास करने का। आपने देखा कि 2 सरकार, अब नीतीश जी हमारे साथ नहीं थे और जब इन्होंने लालू जी के बेटे के साथ जब सरकार बनाई तो देखिए ना अपहरण, इंक्रूजमेंट और किस तरह हत्याएं बढ़ी। अब दोबारा क्यों नहीं शिकायतें आ रही हैं सरकार चेंज होने के बाद? कहीं तो दिखता है ना। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो ये आगे क्यों नहीं है, पीछे क्यों है? जी, मेरा सवाल जो था वो ये था कि क्या नीतीश कुमार की अगर जो 14 सीटें दिख रही हैं उससे साफ है कि नीतीश कुमार का या जेडीयू का जनादेश अभी बरकरार है नीतीश कुमार में और नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं, ऐसे आकलन किए जा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से देखिए, ये कहा जाता है पलटू राम है और इस बार जो उन्होंने पाला बदला है तो जनता वहाँ की बिहार की उनको जो है एक सबक सिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ दिखता नहीं क्योंकि उनकी एक छवि है वहाँ पे। जो भी वहाँ का विकास हुआ है वो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में किया है। हालांकि ये एक बड़ी बात और है कि अगर उनको 14 सीटें मिल जाती हैं तो ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा में तो उनका वर्चस्व रहता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनसे अलायंस करती है। लेकिन लोकसभा में अगर वो इतनी बड़ी सीटें लेके आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। असम से भी खबरें आ रही हैं हमारे पास, बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं, आईएनसी को यानी कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, आसाम में 14 सीटें लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल विचार वाली चीजें हैं और हमें जो पता, हमें उम्मीद है कि सीटें जो उनके कांग्रेस के पास चलेगी वापस आ जाएंगी दोपहर के बाद। ठीक है, टक्कर चल रही है, गिनती चल रही है, आगे पीछे चल रहा है अभी, मगर 1 बजे के बाद का जो रुझान होगा वो बड़ा पिक्चर क्लियर होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में रतन तिवारी जी बार बार बोल रहे हैं कि राहुल जी कहाँ दिखाई देंगे वो भी हम देखेंगे, अमेठी कहाँ खड़ी होगी वो भी देखेंगे हम लोग। अब तो गिनती की मेन शुरुआत हुई है, अब तो मशीनें खुली हैं और मशीनों की गिनती चल रही है। अब तो बच के रहना कि रायबरेली से राहुल जी क्या करेंगे। आप अगर राहुल जी हारते हैं तो बड़ी शुभकामनाएं होंगी रायबरेली के लिए, और अगर जीत गए गलती से तो ये चुनाव का बोझ जो जनता पे पड़ेगा वो भी राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। चलिए, इसी बीच हमारे साथ वीए श्री कुमार मेनन जी जुड़ चुके हैं जो कि एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वीए श्री कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेनन जी, जिस प्रकार से देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उसको और आप कैसे देख रहे हैं? मेनन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के लगातार रुझान सामने आ रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? वीए श्री कुमार मेनन जी। I feel NDA will win comfortably finally because there are a lot of rounds to be counted again. NDA will come back to power comfortably. That's what I feel. Yes. But sir, if we talk about Bihar, Uttar Pradesh, then we can see that NDA is at back foot for now.
Yeah, because it is not expected. We have been following up all the exit polls and opinion polls and all, but it was all telling a different picture, but it is little surprising though, but finally श्री कुमार जी, अगर केरला की बात की जाए, स्पेसिफिक केरला की बात की जाए, तो बीजेपी का 2 सीटों पे बढ़त देखी जा रही है। It is actually very surprising, but Suresh Gopi from Thrissur, there was a lot of. So BJP is actually getting 2 seats in Kerala, and there is a relief for BJP. How you see it? It's a big relief, as well as it's a big victory for BJP, because for the last 75 years they were not able to get a Lok Sabha seat, and that too in their own simple, that too in Lotus. They are winning 2 seats. It's big. Then that two important constituencies, that of Thrissur and Trivandrum. And if we talk about South, then there was a whole conspiracy about South is Dakshin Bhashi Belt and Hindi Bhashi Belt. It is more like Hindi Belt and Dakshin Belt. How you see that BJP is getting some good response from South? Because that is fading out. That BJP is a North Indian party, and we cannot relate to BJP here in South. That particular argument is fading out. BJP is now gaining acceptance as a national party. श्री कुमार जी, 20 सीटें लोकसभा की हैं, उसमें से 13 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। क्या वामपंथ का गढ़ खत्म हो रहा है? Please repeat the question. It is more likely is Vampanth is about to die in South Belt? Like finish in South Belt. Yeah, because BJP hereafter will make serious gains in South, because once you have seen the history, if they get foothold of 1 or 2 seats, then in the following elections they will come and sweep this area. That is what they do. So these 2 important seats, winning 2 important seats in Kerala, will make a lot of difference for BJP in South, especially in Kerala. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस, और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के उस पार।